ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मित्रों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में हम संधि की बात कर रहे हैं और आज आपके सामने संधि भाग 6 है। हर दिन की कक्षा मेरी दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही होती है, लेकिन मैं आपको सूचना दे दूं कि ये कक्षा जो है वो हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। आज मित्रों हम कुछ विशेष सूत्रों की बात करेंगे और वो है हिंदी व्याकरण में त और द की संधि। इसके कुछ विशेष सूत्र होंगे, इसमें हमें बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि इसको हमने नाम त और द क्यों दिया। तो हिंदी व्याकरण में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसके अंत में त आता है। देखिए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। देखो, सत होता है, चित होता है, जगत होता है, इन सब में त आता है। जगत होता है, इसी तरह से एक शब्द है वृहत। वृहत शब्द है वृहत। मित्रों इसी तरह से एक शब्द है भगवत। मूलतः उद होता है कि उद होता है, इस बारे में भी आज थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें क्या तथ्य हैं, क्या जरूरी चीज है जो हमें समझनी चाहिए। तो सत है, चित है, जगत है, वृहत है। इसी तरह से कुछ मूल शब्द होते हैं जिसके अंत में द होता है, जैसे आपद है। इसी प्रकार से विपद है, तो आपद और विपद में द शब्द होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रों एक शब्द यहां पर काम आने वाला है आज तक, एक शब्द भवत। ये संस्कृत के सर्वनाम है, लेकिन हिंदी में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं, इसलिए आज की इस कक्षा में मैं इन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा आपको। शब्द शुद्धि की दृष्टि से यदि मैं बात करूं तो ये कक्षा अतीव महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है। तत् है, भवत है। इसी तरह से मित्रों आगे जैसे जैसे स्मरण में आएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। इसी तरह से एक शब्द महत् शब्द है, एक मूल शब्द पद है। तो ये कुछ शब्द हैं जिसके बारे में ये ध्यान रखें हमें कि इन शब्दों के आगे त आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन शब्दों की उत्पत्ति जब हुई तब इसके मूल में त था, द नहीं था। चित, जगत, वृहत, भगवत, लेकिन उद था मूल, और उसका विकृत रूप जो पूरे भारतवर्ष में हिंदी के अध्येताओं के लिए एक तरह से हेडक बना हुआ है। परीक्षाओं में विद्यार्थी के सम्मुख यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो किसी शब्द का संधि विच्छेद उत मान करके करे या फिर उद मान करके करे। क्या करना चाहिए आपको, इस बारे में मैं अंत में आपको बताने वाला हूं इस कक्षा के। मित्रों आपद जो है उसका अर्थ आपत्ति होता है। विपद विपत्ति वाला विपद है। मूल शब्द विपद था और विपद से फिर विपत्ति शब्द बनता है। सत्य जो है वो सत्य को कहते हैं, जो वर्तमान है, जो सदैव रहता है, वह सत्य है। चित जो है वो चेतनता को कहते हैं। ये जगत में त हलंत होता है तब ये संसार वाला अर्थ होता है इसका, और जगत में यदि त हलंत नहीं रखोगे तो वह कुएं की जो चबूतरा है, कुएं का चबूतरा जो है उसकी जो मेड़ होती है उसके लिए वह जगत शब्द आता है। वृहत शब्द जो है इसका अर्थ बड़ा होता है। इन शब्दों का अर्थ भी हमें जानना चाहिए। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है कि मेरा विद्यार्थी वर्ग
केवल तोता नहीं बने, बोल मिठू राम। मित्रों, तोते को भी यदि भली भांति प्रशिक्षित और शिक्षित किया जाए तो वो राम बोलने लग जाता है, लेकिन वह शुक, वह तोता जो है उस राम के अर्थ को नहीं जानता। कहीं ना कहीं हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वह तोता रटन पद्धति है, हमें उससे बाहर आना है। इन कक्षाओं को आप पूर्ण मनोयोग से यदि सुनेंगे तो मैं शब्दों का अर्थ आपके सामने रखने वाला हूं, वो जीवन में बहुत काम आएंगे। और यही कारण है कि हम शब्दों का अर्थ नहीं जानते, इसलिए आज हमारे हजारों शब्द जो हैं वो केवल शब्दकोश की शोभा वर्धित करते हैं, हमारे आम व्यवहार का वह हिस्सा नहीं है। हम उनका दैनंदिन जीवन में उपयोग या दुरुपयोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो केवल किताबों में शोभित होते हैं। तो उससे बाहर निकल करके हमें थोड़ा हमारा चिंतन यह होना चाहिए कि किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। तो चलिए मित्रों, इसी तरह से एक शब्द जो है इसमें लिख लीजिएगा विद्युत शब्द है। ये द हलंत और यू और त, और चाहो तो द्यू करके, लेकिन अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं कि मूल शब्द विद्युत है। विद्युत, आरंभ में विद्युत शब्द का अर्थ आकाशीय बिजली हुआ करता था, लेकिन आजकल हम ये कहते हैं जो है विद्युत चली गई। हालांकि विद्युत को भी हमने छोड़ दिया, हम सब के घरों में आजकल बिजली है, विद्युत नहीं है। लेकिन ये जो भारतीय शब्द थे उन शब्दों को हमें अपनाना चाहिए। हर जगह जब यह स्वदेशी की बात हो रही है तो शब्दों के विषय में भी हमें स्वदेशी शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा मंतव्य ये कतई नहीं है कि बाहर जो चल रहा है विदेशी शब्दों का हमें जान नहीं हो, हमें अज्ञानी नहीं होना है, लेकिन इन शब्दों का भी हमें सदुपयोग हम करें तभी जो है अच्छा हो सकता है। मित्रों, इसी तरह से तड़ित शब्द है, तड़ित भी विद्युत के लिए आता है, तड़ित, क्योंकि वो तड़कती है। यद्यपि इस शब्द का इसमें तड़ित में भी देखिएगा, यह आजकल हम ड़ करने लग गए हैं और बोलने में भी ऐसे सुनाई देता है जैसे हम तड़ित बोल रहे हैं। वस्तुतः एक बात नोट करें, पेन लें और कॉपी में लिखिएगा, संस्कृत मानी हिंदी के जितनी भी जो तत्सम शब्दावली है उस तत्सम शब्दावली में ड़ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिए, ड़ और ढ इन दोनों वर्णों का जो विकास है वो हिंदी की अपनी विकास यात्रा में 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद से मिलता है, जबकि तड़ित शब्द का प्रयोग तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में भी देखा गया है। जब कोई किसी शब्द का, किसी वर्ण का जन्म ही बाद में हुआ है तो वो रिवर्स कैसे हो सकता है, इतनी सी एक बात है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जब हम शब्द शुद्धि की पृथक से बात करेंगे तब मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर हमें ड़ और ढ का प्रयोग करना चाहिए और कहां पर ड और ढ का प्रयोग करना चाहिए। ये ड और ढ से विकसित वर्ण है। मित्रों, ये ड और ढ जो है वो हिंदी और संस्कृत के दोनों शब्द, दोनों प्रकार की भाषाएं जो हैं उनमें प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन ड़ और ढ इनका प्रयोग कभी भी संस्कृत में नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदी के अपने खुद के नए और विकसित वर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। मित्रों, इसी प्रकार से तत्शब्द की हो गया होगा। हाँ, चलिए अब हम शुरू करते हैं त और द की संधि। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसके विषय में थोड़ा विस्तार से जानने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदी व्याकरण में जहां जहां भी त और द के जो जो नियम थे उन सभी नियमों को मैंने एक जगह एकत्र कर दिया। एकत्रित शब्द गलत है मित्रों, इसलिए आज की संधि का नाम जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं त और द की संधि। हमारी पुस्तक हिंदी बृहद व्याकरण कोश में इसमें विस्तार से लिखा गया है, वहां पर जिन विद्यार्थियों के पास वो पुस्तक है उसको देख सकते हैं। चलिए मित्रों, त और द हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में यदि मैं कहूं तो त और द ये दोनों वर्ण जो है, इन वर्णों को लोचदार वर्ण माना जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है हमारी वर्णमाला में। यदि हम एक दृष्टि से देखें तो कुछ कुल 52 वर्ण हैं और एक दृष्टि से देखें तो 46 वर्ण हैं। वो अलग विषय है, वर्ण विचार में बात हो चुकी है। लेकिन इन 46 वर्णों में या 52 वर्णों में जो लोचदार वर्ण है, जो सर्वाधिक लोचदार वर्ण है, वो त और द है। आप उसको ऐसे समझिए, इनको आखिर क्यों लोचदार वर्ण कहा जाता है। मित्रों, त और द जिस किसी भी वर्ण के साथ मिलते हैं अपना स्वरूप त्याग देते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं।
मानी त और द के आगे जो भी वर्ण होगा, त और द अपना स्वरूप त्याग करके अगले वर्ण के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। इसलिए ये फ्लेक्सिबल वर्ण है, लोचदार वर्ण है, जिनको हम कह सकते हैं कि इनके रीढ़ की हड्डी नहीं है या इनका कोई स्वयं का आकार नहीं है। ये उस जल की भांति है जिस जल का स्वयं का कोई आकार नहीं होता, उसे जिस भी पात्र में डालते हो वो उसी के आकार का हो जाता है। ठीक वैसे ही त और द का विषय में भी ये बड़ी रोचक संधि भी है और बड़ी जो है इसमें आनंद की अनुभूति भी होती है। बस हमें ऐसे नहीं देखना है कि हम संधि पढ़ रहे हैं, इसको हंसते हंसते पढ़िएगा। मित्रों, त और द कहां होंगे मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि त हो अथवा द हो। त कहां पर होगा मैं वहां लिख चुका हूं। द कहां पर होगा, जैसा कि उद है, आपद है, विपद है, इन शब्दों में द होता है, बाकी सभी शब्दों में त होता है। जगत, वृहत, भगवत। संधि विच्छेद जब करो तो यहां पर उद मान के करना है। मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा संदेह है। मैं आपको तत्वों की बात भी बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको करना कैसे है। मूल शब्द आपद है। इसी तरह से एक शब्द और लिख लो यहां, इसमें इसी में काम आएगा। एक शब्द है शरद, तो शरद शब्द में भी द आता है। तो ये 4 शब्द हो गए, उद, आपद, विपद और शरद। बाकी सभी शब्द जो है उसमें त है। चलिए आइए हम बात करते हैं। तो मित्रों, ये त और द जो है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो त हो सकता है या फिर द हो सकता है। और त और द का जो योग होता है वो 8 वर्णों के साथ में हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कितने वर्णों के साथ हो सकता है? ये 8 वर्णों के साथ हो सकता है। ये देखिएगा, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। मतलब आप समझ रहे हैं, त और द, यहां पर आप प्लस लगा दें, मानी त और द का योग, प्रथम पद का अंतिम वर्ण त और द हो और अंतिम पद का प्रथम वर्ण यदि च से शुरू होने वाला कोई शब्द हो, या फिर छ से शुरू होने वाला कोई शब्द हो सकता है, या ज से शुरू होने वाला कोई शब्द हो सकता है, या ट से शुरू होने वाला शब्द हो सकता है, ड से शुरू होने वाला, या फिर ल से शुरू होने वाला, या फिर श से शुरू होने वाला, और या फिर मित्रों ह से शुरू होने वाला। इसको याद करने का तरीका यह है, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण त और द होगा। इसी में से मानी त कहां पर होगा, द कहां पर होगा, ये मैं बता चुका हूं आपको। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, या यूं कहें कि प्रथम पद में ये वाले शब्द आ जाए। और इन शब्दों का देखो, यदि आप थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखोगे, इसको इस तरह से यदि देखोगे, तो आपको बिल्कुल तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। मित्रों, इसमें एक शब्द मत और लिख दीजिएगा, मत। मत, मैं पद को यहां से काट देता हूं, ये द वाले के क्रम में लिख देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं होगी। मूलतः पद है और यहां पर एक मैं शब्द और लिख देता हूं, मत लिख देता हूं। चलो, तो मित्रों, प्रथम पद जो है वो इन्हीं में से कोई एक शब्द होगा और इन शब्दों का साथ यदि त हो द हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त और द का योग यदि च से हो जाएगा तो त और द बदल करके च हो जाते हैं और अंतिम पद वाला जो वर्ण च है वो उसके साथ जुड़ जाता है, तो एक ध्वनि आती है चच की। त और द का योग जब छ से होता है तब त और द का भी च बनता है और छ का छ ही रहता है, तो ये ध्वनि यहां पर चच आती है। यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त या द में से कोई हो, अंतिम पद का प्रथम वर्ण कोई ऐसा शब्द हो जिसके पहले सबसे पहले ज हो, तो मित्रों ये त और द भी अपना स्वरूप बदल लेंगे और ये त और द हलंत होता है। ये ज जिसको आप हलंत, जिसको आप आधा कहते हैं, और ये आगे वाला ज, मानी जहां पर चच, चच, जज, त और द का योग जब त से होता है तो ये त हलंत हो जाएगा क्योंकि त और द के स्थान पर होने वाला ट है और ये शब्द बन जाता है टट। त और द का योग जब ड से होता है तो त और द का भी ड बन जाता है और ये ध्वनि आती है डड की। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। त और द का योग जब ल से होता है त और द भी ल बन जाते हैं और ये ल जो है वो आधा होगा,
वस्तुतः जिसको हम व्यंजन कहते हैं, तो ये ध्वनि आएगी लल। यहां तक एक बार बात करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मैं तुम्हें एक एक उदाहरण पहले आपको देता हूं, फिर हम अलग अलग बात करेंगे। देखो, त और द का योग जब च से हुआ तो मैंने कहा चच कैसे होता है। मैं एक शब्द को ले लेता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिया जगत और एक शब्द लिया चर्या, या मैंने ले लिया चिंतन। देखो, पहला पद मेरा जगत था, दूसरा पद मेरा चिंतन था। चिंतन में पहले च आ रहा है और जगत में त आ रहा है, तो त जो है इसका योग किससे हो रहा है? च से। तो त और द का क्या बना दूंगा मैं? च। तो ये क्या करूं, बोलो, ज ग, फिर त का च, फिर यहां पर चिंतन। यहां पर ये शब्द बन गया जगत चिंतन। ये संधि विच्छेद था और इससे बनने वाला जो शब्द है वह बनता है जगत चिंतन। अब इस जगत चिंतन का यदि आप सामासिक विग्रह करोगे तो होगा जगत का चिंतन, और जगत चिंतन का, जगत चिंतन इस शब्द का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है तो जगत और चिंतन कीजिएगा। यह भी ध्यान रखें, यदि परीक्षक आपको एक जगह जगत और एक जगह जगत दे रहा है तो आपको जगत की तरफ देखना ही नहीं है, अपराध हो जाएगा। इससे बहुत सारे शब्द और बनेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे सच्चरित्र, सच्चरित्र, सत और चित, सच्चित, वृहत और चयन, वृहत चयन, भगवत और चिंतन, भगवत चिंतन। बहुत सारे शब्द बनेंगे, लेकिन एक एक शब्द मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको सरलता हो जाएगी कि ऐसे चलने वाली है आज की क्लास। त और द का योग मित्रों छ से होता है, तो ये चस बन जाता है। देखो कैसे, ये उद है, और जैसे अब यहां पर शब्द आया साधन, ये छ है, तो त और द का योग छ से हुआ। देखो, द को क्या बना दूंगा? च, और शब्द क्या बनेगा? उत्साधन। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द और लिख देता हूं यहां पर, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जगत और छाया। ये जब मिलता है तब शब्द बनता है मित्रों, त का च बन जाएगा और जगत छाया। इस शब्द के बारे में थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं। यह शब्द, इस शब्द का पहला संधि विच्छेद वो जगत, जग और छाया देगा परीक्षक, दूसरा जगत और छाया देगा, बाकी जो है तीसरा और चौथा जो भी होगा उस पर हमें ध्यान नहीं देना। तो ये ध्यान रखें कि ये जगत छाया जो शब्द है ये तत्सम शब्द है, और तत्सम में जग नहीं होता है, जगत होता है। संसार के लिए तद्भव में हम जग कहते हैं, जग हंसाई, तो हमारा ये तद्भव शब्द है। लेकिन ये शब्द तत्सम है तो इसका संधि विच्छेद कभी भी जग और छाया नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपसे कई बार एक प्रश्न आता है कि निम्न में से किस शब्द में चागम व्यंजन संधि हुई है। एक स्टेट में देखिए आप, ये प्रश्न बहुत आए, किस शब्द में चागम व्यंजन संधि हुई है। तो जैसे शिवत छाया बोला, या जैसे मैंने बोला परिच्छेद, तो परिच्छेद में तो च जो आया है वो आगम है, इसलिए यहां पर तो चागम व्यंजन संधि है, यहां पर तो कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए चागम होनी चाहिए। लेकिन इस च को देख करके जग और छाया अ और आगे छ आ जाए, इस नियम के बारे में हम आरंभ में बात कर चुके हैं, तो यहां पर च जुड़ जाएगा। नियम तो यहां लग रहा है, लेकिन इस शब्द की जो आत्मा है वो जग और छाया नहीं है, जगत और छाया है। यहां पर ये त जो देख रहे हो इसका च बना है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी संधि की दृष्टि से, इसको महत्वपूर्ण कर लें। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं नीचे वाले को। मित्रों आगे चलते हैं। देखिए आगे शब्द है त और द का योग जब ज से होता है तब शब्द बनता है जज। जैसे हमने कहा उद और जैन, देखो द का योग ज से हुआ है, शब्द क्या बनेगा बोलो? उज्जैन, उज्जैन। इसी तरह से उद और ज्वल, ये शब्द अब आजकल तो नहीं पूछा जाता, अब सब सीख गए हैं इसको लिखना। उज्ज्वल, तो द का ज बन जाएगा। देखो द जिससे भी मिल रहा है वैसा ही अपना स्वरूप धारण कर लेता है, तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो? उज्ज्वल। इस तरह से बन जाएगा। आगे बहुत सारे शब्द बनते हैं, सत और जन से सज्जन बनता है, जगत और जननी से जगत जननी बनता है, भगवत, भगवत और जन से भगवत जन बनता है। वहां पर हम आगे बात करेंगे, अभी एक एक शब्द में आपको ले रहा हूं। मित्रों यहां पर त और द का योग जब, ये देखो ये पहला नियम है हमारा, नंबर डालिए 2 नंबर, 3 नंबर हमने यहां पर ज वाला किया है, ये चौथा नियम।
त और द का योग जब ट से होता है तो तब टट बनता है। देखो इन शब्द का कोई वैसे आशय नहीं है, ये शब्द अभी मृत प्राय है, लेकिन इनको हम खींचे जा रहे हैं। वैसे शब्द को मरने नहीं देना चाहिए। हजारों लोगों की साधना से एक शब्द या एक भाषा का निर्माण होता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भाषा, इसलिए वहां पर शब्द मृत नहीं होने चाहिए। लेकिन इस दृष्टि से ये मृत हो गया है। ये परीक्षा में तो पूछा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कभी नहीं होता। आमतौर पर यदि आप 100 लेखकों को देखते हो तो 100 में से एक लेखक इस शब्द का प्रयोग करता है। देखो त का योग किससे हुआ है? ट से। तो त को भी क्या बना दूंगा? ट, और ये शब्द क्या बनेगा? वृहट, और ये टी का। आगे कुछ शब्द होंगे, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। इसको चाहो तो वृह, और देवनागरी में ऐसे भी ट लिखते हैं, तो वृहट टीका। अब यहां पर 4 शब्द चल रहे हैं, वृहट टीका, मट टीका, सट टीका, भवटिका और जगत टिप्पणी। जगत टिप्पणी, तो इनमें से इनका प्रयोग नहीं है। ये शब्द केवल शब्दकोश में, लेकिन परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। मित्रों इसका मतलब क्या है ये जानिए। वृहत का अर्थ मैंने आपको यहां पर बता दिया था, बड़ा होता है, और टीका जो बड़ी है, जो टीका कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। वृहत है जो टीका, बड़ी है जो टीका। वृहत है जो जन, बड़ा है जो जन। वृहत है जो चिंतन, वृहत चिंतन। जगत का चिंतन, यहां जगत है जो नहीं करना है, लेकिन वृहत चिंतन होता तो वृहत है जो चिंतन, बड़ा है जो चिंतन। शब्दों का अर्थ हमें जानना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास संदेश आ रहा है कि सर लाइव कक्षाएं लीजिए। आप सभी लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए सूचना है, मैं बहुत शीघ्र ही जब भी अनुकूलता हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारा ये चैनल जो है इसको भी हमने नया शुरू किया है, जब भी अनुकूलता होगी तब मैं जरूर आपसे लाइव मिलने वाला हूं। और मित्रों बहुत सारे जो प्रश्न जो आप यहां पर अभी, क्योंकि जब हम 1000 लोगों के समूह के साथ पढ़ रहे होंगे तो 1000 मस्तिष्क एक साथ हो रहे होते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। वहां 100 लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक पूछ रहा है, लेकिन 100 लोगों का क्लियर हो रहा है, तो वह व्यवस्था भी हम अतिशीघ्र करने जा रहे हैं। मित्रों 5वां नियम की बात करते हैं। त और द का योग जब ड से होता है तो डट बनता है। देखो यहां पर भी इस शब्द का भी, ये शब्द भी मृत प्राय है, जैसे भवत और डमरू। देखो त का योग ड से हुआ, भवत का मतलब आप होता है, आपका डमरू, आप बजाओ, हम बजाएंगे, तो भवत डमरू शब्द बन गया, भवत डमरू। इसके लिए यहां पर एक शब्द है जो अभी जीवित है और ये चलता है, उद और डयन। ये संधि विच्छेद भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके 3-4 शब्द हैं, आगे और लिख दूंगा मैं, अभी 2 शब्द लिख रहा हूं। उड्डयन, ये उड्डयन एक मंत्रालय है भारत सरकार का, इसको हालांकि हम उड्डयन बोलते हैं, ये शब्द है उड्डयन। तो द का ड बन गया है, और डयन, डयन का मतलब होता है उड़ना। उद माने ऊपर, जिसमें ऊपर उठने से संबंधित जो चीजें हैं उनकी देखभाल, परीक्षण, निरीक्षण, अधीक्षण किया जाता है, वो उड्डयन मंत्रालय होता है। ये ध्यान रखिएगा, उड्डयन मंत्रालय। ये मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि त और द का योग जब ल से हो जाए तो लल बन जाता है। देखो जैसे हमने एक शब्द लिया उद और एक शब्द लिया लंगन, इससे बहुत सारे शब्द बनेंगे। मैं बाद में नियम के अनुसार शब्द आपको लिखा दूंगा, अभी एक एक शब्द बता रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ऐसे चल रहा है। द, त और द का ये देखो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण त और द, जो लिख दिया कहां पर त कहां पर द, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ल हो तो त और द का भी ल बन जाता है। और ये देखो ये जो द आया ना, ये द जो है इसका ल बन जाएगा, हुआ ना। मैंने कहा था कि त और द अत्यंत लोचदार वर्ण है, ये जिस भी वर्ण को देखते हैं अपना रूप तुरंत उसको अर्पित कर देते हैं, और उसका एक कारण है। यदि मैं व्याकरणात्मक दृष्टि से बात करूंगी ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो संधि में हमेशा उच्चारण स्थान बदलता है। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो अंतिम पद के अनुसार हो जाता है। तो त और द का उच्चारण स्थान क्या? दंत है। च का उच्चारण स्थान क्या? तालु है। सीधी सी बात है कि यदि मैं इस शब्द को यदि बोलता उद्छादन तो बोलने में समस्या होती, इसलिए हमारी जिह्वा ने छ का उच्चारण स्थान तालु था, इसलिए हमने क्या किया, द को भी च बना दिया। यही तो संधि है। इसकी व्याकरण सम्मत यदि हम दृष्टि देखें, अब ये कक्षाएं जो है वो शास्त्रार्थ की नहीं है। यहाँ पर इन कक्षाओं में विद्यार्थियों को हमें ये बताना होता है कि भाई ये शब्द ऐसे बनता है, लेकिन इसका तथ्य ये है, आपने देखा यदि मैं इसको वृहत टीका, एक बार मेरे क्लास के बाद बोल के देखना, वृहत टीका बोलूंगा
तो जो है मुझे मेरी जीवा को प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी ट है इसलिए त को भी ट बना दिया, वृहत टीका। इसी तरह से उद और जैन बोलेंगे तो कोई समझेंगे नहीं, और ये ज जो था इसके कारण द का भी ज बन गया, शब्द बन गया उज्जैन, उज्जैनी, उज्ज्वल। तो बहुत सारे शब्द बन सकते हैं मित्रों। उद और लंगन, अब देखो उद और लंगन को जब जोड़ दिया तो ल जो है उसका उच्चारण स्थान क्या था, लितुल्लसानाम, ल दंत है, तो द का भी ल बना दो, उल्लंघन। उल्लंघन बोलने में हमें समस्या आ रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। उल्लाभ है, उल्लंघन है, उल्लेख है, उल्लिखित है। उल्लेखित शब्द गलत होता है, ध्यान रखना। पल्लवन है, तल्य है, मल्ल है, सल्लीन है, भवलीन है, शरणलास है, संसद लीला है। एक संसद, ये ध्यान रखो, संसद में भी द आता है। इन शब्दों को यदि आपने स्मरण कर लिया, पढ़ लिया, तो हिंदी व्याकरण का आनंद नहीं आए तो मुझसे मिलना। हमें यह जानना है कि मूल क्या होता है। उद है, आपद, विपद, शरद, संसद, पद, ये द होता है साहब। यहां पर आपको कोई भ्रम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उद और उत वाले में समस्या है परीक्षाओं में, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। यहां पर देखो ये जितने भी शब्द है, सचित, जगत, अब यदि हमने ये पता है कि इसके अंत में त आता है, इसके अंत में द आता है, संधि करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें ये पता चल गया कि ये लंघन था तो ये उद था, तो ये उद रह गया साहब। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में द, उद और लंघन नहीं आ रहा है और उद और लंघन आया है, तो फिर आप, क्योंकि उद और उत दोनों में से सही तो द है, क्यों है बताएंगे, लेकिन दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है तब तो इसको चुनना है। यदि ये नहीं आ रहा है और उत और लंघन भी कई परीक्षाओं में आया है, तो वहां पर हमें उत करना है, क्योंकि हमें तो 2 नंबर चाहिए। तो उल्लंघन शब्द बन गया मित्रों। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। देखो श 7वां नियम है, ये 6वां नियम, ये 7वां नियम। त और द का योग यदि श से हो रहा है, यदि श से होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट करो। तो त और द का तो च बनता है और जो श है ना उसका छ बन जाता है। अब एक और जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, यहां भी चच आ रहा है, यहां भी चच आ रहा है, इसको पहचानना होगा हमें। जैसे आपसे कोई जगत और शांति का संधि विच्छेद पूछ रहा है, जगत और शांति, जगत शांति, सॉरी, संधि विच्छेद पूछ रहा है, जगत शांति, तो आपको ये तो समझ में आ गया जगत। और फिर आपको ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द जो था ना वो शांति नहीं था, शांति था, इसलिए श का छ हुआ है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने उद और साधन का पूछा, तो आप उद और साधन नहीं होता है, श नहीं होता है, छ होता है। तो मूल शब्द क्या है उसको देख करके यदि आप करोगे तो आपको कहीं समस्या आने वाली नहीं है। चलो तो देखो, त और द का योग जब श होगा तो बोलो क्या बनेगा, चच। बहुत अच्छा शब्द है। मैं एक यहां यहीं पर लिख देता हूं, जगत शांति में लिख चुका हूं, एक शब्द कोई और लिख देता हूं, बाकी बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं। और ये शब्द में जो लिख रहा हूं ये बहुत बार शुद्ध अशुद्ध बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है। देखो द का योग किससे हुआ, श से। हम यही कह रहे हैं कि द का योग श से होगा तो त और द में से कोई भी होगा तो वो च बन जाएगा। चलो पहले तो इसको बना दे, तो उत तो उच्च बन गया। अब ये जो श वैसाव है इसका छ बन गया, तो ये श का छ बन गया। अब ये शी है तो इसको छी बना दो, और आगे ष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ होता है जूठन, जो खाना खाते हुए हम छोड़ देते हैं वो उच्छिष्ट अन्न, तो वो उच्छिष्ट है, जूठन। संस्कृत में कहावत है, बाणो उच्छिष्ट जगत सर्वम, बाणो उच्छिष्ट जगत सर्वम। ये बाण की जूठन है पूरा का पूरा संसार। जिसने कादंबरी लिखी, कई बार जीके भी पूछ लेते हैं, संस्कृत का बड़ा गद्य ग्रंथ है, गद्य का शिरोमणि मुकुट ग्रंथ है कादंबरी। तो बाण उच्छिष्ट। चलिए अब एक ही शब्द बताऊंगा, आगे बाद में और बता दूंगा। त और द का योग जब ह से होता है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, और ये लास्ट नियम है 8वां। त और द का योग ह से होता है तो देखो, यदि त होगा तो द बन जाएगा, और द होगा तो उसका द ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन ये जो ह है ना उसका ध बन जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और उसके लिए एक शब्द याद रख लो, जैसे उद और हरण, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चाहे रीट परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एसआई हो, पटवार हो, ग्राम से हो, कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की हो, जहां पर हिंदी आती है, इस प्रकार यहां पर बहुत पूछा जाता है। तो मित्रों ये देखो, द का तो द ही रहेगा, क्योंकि मैंने यही कहा।
और ये जो ह जो था, ध का योग ह से हुआ है, तो ह का ध बन जाएगा। तो ये ध उद्धरण, इस तरह से उद्धरण है, उद्धृत है, उद्धृति है, उद्धव है, उद्धत है, पद्धति है, तद्धित है, ये सारे शब्द इससे बनते हैं। बस नियम हमें समझ में आना चाहिए कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण त द जो कि आपके हो गया है, बार बार कह रहा हूं, ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको ध्यान से चिंतन मनन करते हुए यदि सुन लिया तो जिंदगी बदल जाने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे पास, मनुष्य जाति के पास शब्दों के अलावा है ही क्या, और बाकी तो हम पशु ही तो हैं। शब्द और उसका चिंतन और उसका भावमयी जो सर्जना है वो मनुष्य की सबसे बड़ी उपादेयता है। तो मित्रों, मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि मेरा जो व्यू वर्ग है वो मेरा ऋण यही था कि मैंने जहां से सीखा वो गुरु ऋण ऐसे उतारा जाता है। तो ये जो मैंने ऋण इस संसार से, जहां से यत्र तत्र जहां भी मुझे मिला, वहां से जो हमने सीखा, और जो हमारे सामने सीखने में जो समस्या आई, हमारे युव वर्ग के सामने वो समस्या नहीं आए। और यही कारण है कि ये इस कोरोना का महासंकट जो पूरी धरती को हिला करके जिसने रख दिया, लेकिन इस काल में भी सरकारी हमारी जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हुए जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूं। यही कारण है कि दिमाग में हमेशा यही चिंतन चलता है कि मेरे माध्यम से यदि किसी के घर में दीपक प्रज्वलित हो जाए तो इससे ज्यादा और मेरी जिंदगी के लिए सुकृत क्या हो सकता है। ये चिंतन ही हमें जो है बार बार ये जो है इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, आपका समय अभी जो है वह समय जो है ये विद्यार्थियों का समय है, और मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक का दायित्व है। आप सभी जानते हैं इन कक्षाओं का कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, लेकिन शुल्क की तो कहीं बात ही नहीं है। मैंने कहा कि मेरा ये ऋण है इस संसार से, ये उतारने की बात है। तो चलिए मित्रों, उदाहरण सब हुआ। अब ये 8 नियम मैंने आपको बता दिए, ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन शब्दों के अंत में त आता है और किन किन शब्दों के अंत में द आता है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की कोई यहां पर समस्या होने वाली है। मैं मेरी तरफ से मैं बता चुका हूं, अब आपको आगे करना है। अब लेकिन हमारी ये कक्षा की शुरुआत अब हो रही है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ी लंबी कक्षा है, बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए इसको, किस तरह से क्या हो रहा है। मित्रों, ये तो ध्यान कर ही लें कि उद, आपद, विपद, शरद, संसद और पद में द होता है। ये ध्यान कर लें कि सच्चित, जगत, बृहत, भगवत, तत्, भवत, महत, मत, विद्युत, तरित, इन शब्दों में त होता है। ये नियम मैंने आपको बता दिया कि त और द का योग च से होगा तो चच बनेगा, छ से छच बनेगा, ज से जज, ट से टट, ड से डट, ल से लल, श से चच और ह से दद। 8 नियम मैं आपको बता चुका हूं, शब्द में आपको बता चुका हूं। यहां पर एक बात ध्यान रखें कि 8 नियमों को याद कैसे रखें, तो बहुत सरल है, एक ही बार में याद हो जाएंगे। देखो, च छ ज ये तीनों च वर्ग के हैं, ट ड ये ट वर्ग के हैं, तो याद हो गए होंगे च छ ज ट ड। इसको पहले इधर ऐसे ही लिख लो, फिर च लिखो, फिर आगे चच लिखो, फिर चच लिखो, फिर जज लिखो, फिर टट लिखो, फिर डड लिखो, ये हो गया। फिर उसके बाद में ल लिख लो, अपने मस्तिष्क में आप इसका एक चित्र बनाए, ल लिखो, फिर लल लिखो, फिर श लिखो, चच लिखो, ह लिखो, दद लिखो, ये आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। एक कॉपी पेन ले, त द लिखे, प्लस लिखे, इसी प्रकार से चिन्ह बनाए, इस तरह से वर्ण लिख दें। देखो यहां तक हो गया, फिर एक ल हो गया, एक श हो गया, और अंतिम वर्ण ह होता है, हम सभी जानते हैं, तो ह लिख दो। अब यहां पर ह का ध होता है, ये ध्यान रखना, यहां पर श का छ होता है, बाकी तो कोई समस्या ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इस प्रकार से 8 नियम थे, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, और इनके एक एक नियम के जो उदाहरण है कुछ और, क्योंकि मैंने एक एक शब्द बताया, एक एक शब्द से काम चलने वाला नहीं है, तो कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरे मन में इसलिए इच्छा रहती है कि इन कक्षाओं को देखने के बाद में आपके कहीं भी और किसी पुस्तक को देखने की आवश्यकता नहीं हो, कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में ये विश्वास हो जाए कि मैं हिंदी व्याकरण में यदि इनमें से कोई, इस नियम से कोई भी शब्द आया तो मैं सबसे पहले करने वाला हूं। यही इन कक्षाओं का उद्देश्य है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये देख लें एक एक शब्द, मैं इसमें फिर क्रमशः इन नियमों के में शब्द लिखने वाला हूं। चलिए मित्रों, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से ध्यान रखिएगा, नियमों को ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ भी आगे क्या जो है पूरी कक्षा जो होगी अब आगे की ये इसी तरह से होने वाली है। देखो, मैं अब एक एक नंबर डाल डाल के आपके सामने शब्द लिखता जाता हूं। मुझे कुछ शब्दों के बारे में आपसे बात करनी है, उन शब्दों के बारे में हमने बात कर ली, और अब इसमें और कौन कौन से शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, शब्द शुद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए नियम 1 की बात कर रहे हैं। नियम 1 हमारा ये लिखा हुआ है, मिटा नहीं रहा हूं।
आप चाहो तो ऐसे कर लो, त और द का योग, त और द का योग जब च से होगा तो ये चच बनता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पहला शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, भगवत और चिंतन। अब त का योग च से हुआ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो ये शब्द क्या बनेगा, बोलो, भ ग व फिर च फिर चिंतन, भगवत चिंतन, ये शब्द बन गया। इसी तरह से एक शब्द है उद और एक चारण। शब्द क्या बनता है साहब, उच्चारण। ये पहले नियम जो है उसका मैं लिख रहा हूं, इसका देखो, त और द का च वाला जो है उसका लिख रहा हूं, उच्चारण। उच्चारण, एक तो उच्चारण का उच्चारण भी उच्चारण करें, उच्चारण नहीं। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है हमारे पास सत और दूसरा शब्द है चित, जोड़ दोगे तो सचित बन जाता है। देखो चित जब आरंभ में आता है तो त हलंत होता है, लेकिन शब्द के अंत में आता है तो कभी हलंत नहीं होता, इसको नोट करना। सचित है, जब चित को आरंभ में लेता तो यहां पर त हलंत होता, नहीं तो नहीं होगा। और इसी तरह से मित्रों वृहत और चिंतन, मैं इस शब्द के बारे में आपको बता रहा था। वृहत बड़ा है, जो भगवत चिंतन, भगवान का चिंतन। उच्चारण, उद माने ऊपर, ऊपर निकला हुआ जो चीज है उच्चारण है। सचित, सत है जो चित माने ऐसा चैतन्य जो सत है ऐसा। तो वृहत चिंतन, बोलो क्या बनेगा, वृहत चिंतन। देखो त का क्या बना दूंगा, च, आगे क्या है बोलो, चिंतन। इसी तरह से एक शब्द पूछा गया है जो मुझे याद आ रहा है, उद और चलित। बोलो क्या बनेगा, उच्चलित। उद और चलित से जो शब्द बनने वाला है वो उच्चलित बनेगा। इसी तरह से एक शब्द है विद्युत और एक शब्द है चालक। महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत और चालक से जो शब्द बनेगा वो बनेगा विद्युत चालक। भगवत और चिंतन हम बात कर चुके हैं। विद्युत और चालक से जो शब्द बना वो विद्युत चालक। विद्वत और चिंतन बहुत अच्छा शब्द है, विद्वान का, विद्वानों का चिंतन। विद्वत और चिंतन से जो शब्द बनेगा वो बनेगा विद्वत चिंतन। विद्वत चिंतन, इस तरह से विद्वत चिंतन। इसी तरह से जगत और चर्या, जगत की चर्या। चर्या का तात्पर्य आचरण से है, जगत चर्या। जगत और चर्या से जगत चर्या, इस प्रकार से शब्द बनेगा। इसी तरह से एक और बहुत अच्छा शब्द है मित्रों, शरद और चंद्र। शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है उसके लिए आता है शरद चंद्र। एक और शब्द याद आ रहा है मुझे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक शब्द है श्रीमत, एक शब्द है शरद, एक शब्द है चंद्र। अब देखो त का योग श से हुआ, बहुत महत्वपूर्ण, इसको महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। श्रीम, त का च बना दूंगा, श को छ, ये श को छ बन गया, ये छ हो गया यहां पर। श्रीमत, ये फिर श को तो छ हो गया, फिर र, फिर द का च बना दूंगा, फिर आगे चंद्र है और ये शब्द बनता है श्रीमत शरद चंद्र। श्रीमत शरद चंद्र, इसको कुछ लोग श्री मत्सर चंद्र बोल देते हैं। जो विशुद्ध हिंदी के हैं वो शिक्षकों को भी मैं देखता हूं कि वो श्री मत्सर चंद्र बोलते हैं। अरे भाई नहीं, वो ये शब्द है श्रीमत शरद चंद्र, श्रीमत शरद चंद्र। इस प्रकार से हमें इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। तो शब्द और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूं मैं, ये मेरा हमेशा चिंतन होता है। आगे हम जो छ वाली बात कर लेते हैं मित्रों, इसमें बहुत कम मैं नियम 2 डाल रहा हूं, उसका मतलब आप अपने आप लिख लेना। त द का योग जब छ से होगा चच बनेगा। एक बहुत अच्छा शब्द है उद और छिन, बहुत बार पूछा भी गया है। उद और छिन, बोलो शब्द क्या बनेगा, उच्छिन। उच्छिन माने ऊपर से कोई कटी हुई चीज है, काट दी गई है, वो उच्छिन है। उद और छादन, उद और छादन, उद और छादन, उच्छादन, उद और छादन से उच्छादन। और जगत और वो तो उधर आएगा, हाँ, जगत और छाया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जगत और छाया। मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिए इसको, ये देखिएगा जगत छाया। एक और शब्द याद आ रहा है मुझे जो किसी परीक्षा में पूछा गया है,
विद्युत के साथ में जब छठा शब्द को जोड़ते हो, छठा आभा को कहते हैं, तो ये जो त है उसका च बन जाएगा और ये शब्द बनेगा विद्युत छठा। देखो कितने सुंदर शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमें हमारी जिंदगी में करना चाहिए। इसी प्रकार से सत है जो छाया, अच्छी है जो छाया, एक तो बुरी छाया होती है, एक अच्छी छाया होती है। तो शब्द क्या बनेगा, बोलो सत छाया। एक शब्द लिख रहा हूं लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है। चित्त की जो छाया, जो प्रतिबिंब जो आत्मा में पड़ता है वो है चित्त छाया। चित्त छाया, इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैंने कहा ना, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन हमारी भाषा में हमने इसको लोप कर दिया। चलिए, तो ये 1 और 2 नियम में बता चुका हूं। तीसरे नियम की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें और मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए मित्रों, रूल नंबर 3, नियम 3 हमारा त द में ये कहता है कि त और द, प्रथम पद का अंतिम वर्ण त और द, जो ये वाले शब्द हैं, इनमें से और आगे ज आए, ये 3 नंबर है, तो ये जज बन जाता है। चलो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं देखो। उद और जैन बता चुका हूं, आगे और नया शब्द लिख देता हूं, उद और जैनी। शुद्ध अशुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है। द का योग ज से हुआ है, बोलो क्या बनेगा, उज्जैनी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उज्जैन नगरी है। मित्रों, एक और शब्द है उद और ज्वल। यह शब्द बनता है उज्ज्वल। इस शब्द के बारे में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं आपसे। ये ध्यान रखिएगा कि देखो, एक शब्द है प्र, एक है उद और एक है ज्वल। जब जोड़ देते हैं तो प्र में अ और उ जो मिलकर के ओ गुण संधि हो जाएगी, द का ज हो जाएगा क्योंकि द का योग ज से हो रहा है, और ये शब्द बनता है प्रोज्वल। तो महत्वपूर्ण कर लेना, इस शब्द को प्रोज्वल में डबल ज आएगा, लेकिन इसी आदर्श पर हम प्रज्वलित में डबल ज कर लेते हैं, जो कि गलत है। प्रज्वलित शब्द को प्र और ज्वलित, वहां पर संधि नहीं है, प्र उपसर्ग है और ज्वल मूल शब्द, ज्वल माने जलना धातु और इत प्रत्यय है। तो ये प्रज्वलित शब्द, दीप प्रज्वलन, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग जो शुद्धिवादी आचार्य हैं, बहुत ज्यादा वाले, वो प्रज्वलन को ऐसे लिख देते हैं, जबकि शब्द तो ये तो गलत है। शब्द होना चाहिए प्र और ज्वलन, यहां पर उद नहीं है, यहां पर है। तो ये प्रज्वलित और ये प्रज्वलन। इसी प्रकार से और शब्दों के, अन्य शब्दों के विषय में इसी प्रकार से समुज्वल शब्द है। ये सर्ग उपसर्ग जोड़ करके जब आपको देते हैं तो समुज्वल में डबल ज आ जाएगा, समुज्वल, इस प्रकार से ये शब्द आ जाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए और हम सीखना भी चाहिए। चलिए, इसी तरह से सत और जन, बोलो क्या शब्द बनेगा, सज्जन। सत और जन को जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा, बोलो सज्जन बनेगा मित्रों। और वृहत और जन, वृहत और जन, ये सब बनता है वृहत जन। अब जन शब्द जहां भी आ जाता है उसका फिर हम बहुवचन बना देते हैं। बहुत बार में देखा है सज्जनों। अरे भाई, सज्जन अपने आप में सत है, जो जन है बहुवचन है। लेकिन चलो, राष्ट्रभाषा में तो कुछ भी चलेगा, राजभाषा में तो नियमों की बात होती है, नियमों से बात काम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से जो कोई भगवान का जन है उसको हम भगवत और जन को जोड़ दोगे, बोलो शब्द क्या बनेगा, भगवत, भगवत जन। ये नियम तीसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, भगवत जन। इसी तरह से देखिएगा, एक शब्द है तडित, एक शब्द है ज्योति, और इसको जोड़ देखो, त का योग ज से हो रहा है, त भी ज बना दो, शब्द क्या होगा, तडित ज्योति। तडित आकाश की बिजली को कहते हैं और ज्योति उसका प्रकाश। ड मत बनाना, ड के नीचे ये मत करना, ये ध्यान रखना, ये ड होता है तडित, तो तडित ज्योति। लेकिन हम बोलने में, क्योंकि ड से सरल है ड बोलना, इसलिए हम बोलने में ऐसे बोलते हैं तडित ज्योति। चलिए मित्रों, तडित ज्योति हो गया। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। हाँ, वृहत ज्योति, विद्युत ज्योति, विद्युत शब्द है और आगे ज्योति शब्द है। भगवत ज्योति, हनुमत ज्योति, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, हजारों हजारों शब्द इससे बन सकते हैं। विद्युत ज्योति डबल जाएगा,
ये तो त वाला ज है और ये ज्योति वाला ज है, तो डबल ज आएगा, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत ज्योति, हनुमत और ज्योति को जोड़ोगे तो हनुमत ज्योति। तो शब्द तो बहुत सारे बन सकते हैं। विद्वत और जन को जोड़ोगे तो विद्वत जन, यावत और जन को जोड़ोगे तो यावत जन। इसी प्रकार से भवत और जन को जोड़ोगे तो भवत जन, महत और जन को जोड़ोगे तो महत जन, महान है जो जन। इस प्रकार से तत् और जन्य, ये सब बहुत बार बार पूछा जाता है। तत् और जन्य, देखो शब्द क्या बनेगा, त का ज बन गया, फिर ज पूरा होगा, शब्द बनेगा तज्जन्य, माने उससे उत्पन्न हुआ है जो, वह तज्जन्य शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों के विषय में चिंतन करना चाहिए मित्रों। चलिए आगे चलता हूं। नियम 3 हमारे हो गए हैं, नियम 4 की हम बात करते हैं। मैं इनको मिटा रहा हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मित्रों, हमारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा शब्दकोश कितना वर्धित हो सकता है, मानी मैं कितने नए शब्दों को सीख सकता हूं। यदि आप जिंदगी में आज भी वही हैं जो कल थे, तो आप गलत राह पे हैं। बदलना, सीखना, परिवर्तित होना, अपने आप को समृद्ध करना, यह बहुत बड़ी बात है। नकारात्मक बदलना नहीं, आप अपने आप को कितना समृद्ध कर लिया। कल जो नहीं थे आपके पास, वो चीजें आज आपके पास आ गई, ये आपका दिन का सदुपयोग है। चलिए यहां पर त और द का चौथा नियम की बात करेंगे। वृहत और टीका, ये मैं आपको शब्द वहां पर लिखा चुका हूं। टीका जो है टिप्पणी, आप जानते ही हैं, पहले सूत्र होता है, सूत्रों के बाद में फिर जो है वो वार्तिक आते हैं, वार्तिक के ऊपर भाष्य लिखे जाते हैं, और भाष्य के बाद में फिर टीकाएं होती है, प्रटिकाएं होती है। इस प्रकार से आगे ये जो है इसका रूप है। शब्द बनता है वृहत टीका, वृहत है जो टीका। इसी तरह से शब्द बनता है भवत और टीका। ये 4 शब्द हैं, इनका प्रयोग कहीं नहीं होता है हिंदी में हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। शब्द बनेगा भवत टीका, आपकी टीका। इसी तरह से भवत और टिप्पणी, ये शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी टिप्पणी क्या है, तो हमें भवत का मतलब आप हो गया, और ये शब्द बन गया भवत टिप्पणी, भवत टिप्पणी। इसी प्रकार से सत है जो टीका, इसके लिए एक शब्द आता है सत और टीका। सुनने में तो ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग परीक्षाओं में होता है केवल। कुछ शब्द जो है ना हम भारतीयों ने केवल परीक्षाओं के लिए बचा के रखे हैं, इनका और कहीं उपयोग जो है हम करना छोड़ दिया। तो चलिए ये जो चौथा था आपका संपूर्ण हो गया। 5वें में बहुत कम शब्द है। देखो वृहत और डमरू, बड़ा है जो डमरू, बोलो क्या बनेगा, वृहत डमरू। 5वां नियम में आपको बता चुका हूं, तो होगा डट बनेगा, ये डट की ध्वनि आ रही है, ये टट की आ रही है। बाकी में किसी में चच की, जज की, उज्जैन, प्रज्वल, इस तरह से प्रोज्वलित, इस तरह से। भवत डमरू बहुत महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको लिखा चुका हूं। उद और डयन से बोलो क्या बनेगा, उड्डयन, इस प्रकार से शब्द बनेगा। फिर जो है भवत और डमरू से भवत डमरू बन जाता है, सत और डमरू से सत डमरू बन जाता है। इस तरह से आप इसको सत डमरू, सत है जो डमरू, भवत डमरू, भवत आपका जो डमरू है वो भवत डमरू हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन इनका प्रयोग कहीं नहीं होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और जिंदा शब्द अभी जो चल रहा है हिंदुस्तान में वो उड्डयन है। बाकी केवल परीक्षाओं के लिए है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। मित्रों 5 नियम हो गए। छठे की बात करते हैं। ये छठा नियम, तो अदा का योग ल से होगा तो लल बनेगा। देखो उद और लंघन लिखा चुका हूं, उद और लेख, उल्लेख, एक महत्वपूर्ण शब्द आगे लिखा रहा हूं, इसको मौज कर लेना। उद और लिखित शब्द बनता है उल्लिखित, ऊपर उल्लिखित बिंदुओं के विषय में, लेकिन हमने इसको आजकल उल्लेखित कर दिया है। उल्लेखित कोई शब्द नहीं है। क्यों नहीं है सुन लो। लिख जो है संस्कृत की धातु है, और लिख के साथ में कतव प्रत्यय जुड़ता है, तो ल में जो ई था उसका गुण नहीं होता है, इसलिए शब्द लिखित ही होता है। लेखित तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, लेख में तो बात अलग हो गई, इसलिए उल्लेख है, उल्लंघन है। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, उसके लिए एक शब्द आता है उद और लाग, शब्द बनता है उल्लाग, मानी रोग मुक्त। जैसे उद और लंघन से उल्लंघन बनता है, और इसी तरह से बहुत सारे और शब्द बन सकते हैं। चलिए, लेकिन उद वाला आगे चलता हूं। पद और लवन, पल्लवन आप जानते ही हैं, किसी चीज का विस्तारीकरण जो करते हैं, पल्लवन।
मानी फैला देना। पद और लवन, पद में द आता है, मैं आपको बता चुका हूं, पद और लवन मत करना। तो पद और लवन, इसी तरह से पद और लव, जो कॉम्पल होती है नवीन नवीन, इसलिए कॉम्पल जो होती है उसके लिए शब्द आता है पल्लव। पल्लव जो नवीन कॉम्पल होती है वृक्ष की, वो पल्लव है। इसी तरह से तप और लय, यहां पर तद मत करना, ये शब्द बनता है तल्लय, उसमें लय, और तप और लीन को जोड़ लोगे, मानी वह उसमें लीन हो गया, तब शब्द बनता है तल्लीन। कुछ महत्वपूर्ण दो शब्द और लिखाऊंगा, वैसे शब्द तो और भी होते हैं लेकिन मैं महत्वपूर्ण शब्द लिख रहा हूं। संसद में होने वाली जो लीला है, आजकल तो खूब हर दिन देखने की मिलती है, परीक्षा में पूछ लिया गया, संसल लीला, द का लव, संसल लीला। इसी तरह से भगवत और लीला, हाँ ये सब भी लिखना पड़ेगा मुझे। भगवत और लीला बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की जो लीला है उसके लिए शब्द बनता है भगवल लीला, भगवल लीला, इस तरह से शब्द बनता है। एक और शब्द आप लिखिएगा, शरद और लास। लास कहते हैं शोभित होने को। शरद ऋतु जब शोभित होती है, जिसको आप शरल लास कहते हैं, ये ध्यान रखो। तो शरद में द हलंत होता है। जो शरद ऋतु का समीचे शरद और ऋतु कर देते हैं, वो प्रचलन में है, गलत है वो, ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे जब स्वर संधि की, तो शरद और लास, सरल लास, सरल लास, इस प्रकार से हमें इन चीजों को ध्यान रखना है। तो मित्रों ये ल वाला हो गया। चलो श वाले की बात करते हैं, जब तक आप इसको तुरंत जो है इसको चलिए मित्रों हम एक काम करेंगे, ये त और द का यहां तक 6 नंबर तक हमने पढ़ लिया है। ये दो बहुत 5 मिनट, चलिए फटाफट लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है मैं चाहता हूं कि इसी एक व्याख्यान में आपका ये संपूर्ण हो जाए, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। और चलिए मैं इन दो नियमों के बारे में बात कर लेता हूं। 7वां नियम जो है, त और द का योग श से होगा तो चच बनेगा। देखो बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिख देता हूं, उद और श्वसन, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसको आप इतना मोस्ट कर लो, जितनी बार कर सकते हो उतना मोस्ट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। उद और श्वसन, द का च, श का छ, यही कह रहा हूं, द का च, श का छ, द का छ बन गया, श का छ बन गया, और शब्द बन गया उच्छ्वसन। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि ये शब्द सही है तो आप गलत हैं। ये ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध में आता है। यदि ये श्व है, श हलंत है, तो इसको भी हमें उच्छ्वसन इस तरह से हमें करना चाहिए। इसी तरह से उद और श्वास, उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। तो द का च बन गया, श का छ बन गया, छ को फिर यहां पर हलंत कीजिएगा और शब्द बनेगा उच्छ्वास। भैया ये श जो है वह आधा है, तो छ भी आधा होगा, उच्छ्वास। इसी तरह से एक शब्द है उद और श्वसित। ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछे जाते हैं। शब्द बनता है उच्छ्वसित, और इनमें सब में जो है हलंत आता है। मित्रों एक शब्द है उच्छ्रमिक, मोस्ट करना इसको, द का च, श्रमिक में श और र ये संयुक्त वर्ण है, तो श का छ हो जाएगा, ये र इस तरह से मिल जाएगा और शब्द बनेगा उच्छ्रमिक। उच्छ्रमिक, उच्छ्रमिक का श्रमिक बन जाता है। और इसी तरह से एक शब्द है उद और श्रृंखला, लेकिन श्रृंखला का आ चला जाता है और श्रृंखल बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और इतनी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको खुद को ही नहीं पता कितनी परीक्षाओं में आ गया है। द का छ बना दो, श का छ बना दो, ये रारी, ये छंग, और ये शब्द बन गया उच्छृंखल। इस प्रकार से आपको लिखना है। उद और शोषण, भगवत गीता में प्रयुक्त होने वाला शब्द उच्छोषण, सुखाने वाला, पूरी तरह से किसी चीज को सुखा देता है, तो उसके लिए द का च, श का छ, और ये शब्द बनता है उच्छोषण। तो इस प्रकार से इन शब्दों के विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमने कहा सत और शास्त्र, सत और शास्त्र, बोलो शब्द अपने आप बनाओ। त का क्या च, श का क्या छ, छा है तो छा कर दो, यहां पर शास्त्र में पूरा आ जाएगा और ये शब्द बन जाएगा सच्छास्त्र। तो ये जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनके विषय में हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए ये नियम नंबर 7 था। अब नियम नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 5 शब्द मैं आपको लिखाऊंगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। मैं त द का योग श से होता है तो चच बनता है, इसके बारे में बात कर चुका हूं। 8वें नियम की मैं बात करूंगा और मेरी इच्छा थी कि मैं इसी एक व्याख्यान में आपको ये सब दे दूं, ताकि आपका एक पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको कभी भी जब देखना हो तो आप ये नोट कर लेंगे इसमें है ये। देखो त द का योग ह से होता है तो दत बनता है,
ये मैं आपको बता चुका हूं। पहला शब्द वापस लिख देता हूं, उद और हरण। शब्द क्या बनेगा, द का तो द ही रहेगा देखो, और ह जो है उसका ध बन रहा है, तो ह का ये ध, और ये शब्द उद्धरण। आप चाहो तो द में ध ऐसे करते हुए उद्धरण ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब बार बार नहीं लिखूंगा, आप अपने आप लिख लें। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है उद और हरित। देखो द का तो द ही रहा, ये ह जो था उसका ध बन गया, हरि है तो इसको ध्री, जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे बना दो, जिसके बदले में जो जैसा है उसको वैसा बना दो, उद्धृत। एक बहुत शब्द है उद और हव, उद्धव। देखो द का द रहा, ह का ध, उद्धव। आप चाहो तो उ द ध व, ये ध को बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, आजकल के विद्यार्थी ऐसे कर देते हैं कुछ। उद्धव, उद्धव का अर्थ होता है यज्ञाग्नि, या जो कृष्ण कथा में जो आते हैं वो उद्धव है ना, तो उद्धव, उद और हव, यज्ञाग्नि। शब्दकोश अर्थ ये है, उद और हव, हवी जानते ही हैं, उद ऊपर, ऊपर उठी हुई, यज्ञाग्नि जो है। इसी तरह से मित्रों उद और हृति शब्द होगा, उद और हृति शब्द होगा तो ये शब्द बनता है उद्धृति, मानी कहां उसकी उद्धृति क्या है, और यह श्लोक यहां से उद्धृत किया गया है, तो दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। एक बहुत अच्छा शब्द है पद और हति। शब्द क्या बनेगा, प द ह का ध ति, पद्धति। आप चाहो तो पद्धति को ऐसे भी लिख सकते हो, पद्धति। इसी तरह से एक शब्द है तद्धित प्रत्यय होता है ना, ये महत्वपूर्ण कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। त द का द, ह का ध, ही है तो धी, तद्धित या तो ऐसे लिख दो, या तद्धित को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से ध्यान रखना। उद और हारक शब्द बनता है एक, उद और हारक, वह उसका उद्धारक है, तो द का द रहेगा, ह का ध, उद्धारक, उद्धारक। इसको चाहो तो द धारक, उद्धारक। ये था आपका नियम नंबर 8, और ये त और द की संधि। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बार बार अभ्यास कीजिए। मैं मेरी तरफ से 100% देता हूं, कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके समय का सदुपयोग हो। और जहां यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कहीं भी आपको समस्या आती है तो आप मुझसे जरूर पूछें। और इस प्रकार से आपका इन कक्षाओं को लेकर के कैसा मत है, आप इसके बारे में, आप क्या इन शब्दों के बारे में जो मीमांसा हो रही है, यदि मेरे पढ़ाने को लेकर के आपको कहीं भी कोई आपत्ति है, उस विषय में भी आप बात करें। मैं आपके लिए और ज्यादा कैसे उपयोगी हो सकता हूं, इसके विषय में मुझे आप जरूर बताइएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।